अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ मीडिया के नए प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाज़रीन, पिछले दिनों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्हें ये नोबेल प्राइज़ देने को लेकर के काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. Donald Trump for the Peace Prize, the Nobel Peace Prize. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. नोबेल प्राइज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल फेमस प्राइज़ है। जिसको भी इस प्राइज़ से नवाजा जाता है उसे पूरी दुनिया में खूब इज्जत शोहरत मिलती है। मगर एक लंबे अरसे से नोबेल प्राइज़ को लेकर के बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। We Europeans control the Nobel Peace Prize. ये कंट्रोवर्सीज नोबेल प्राइज़ की ऑथेंटिसिटी, उसके नॉमिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस पर होती रही हैं। कई मौक़ों पर यह भी गौर किया गया है कि नोबेल प्राइज़ काफ़ी बायस्ड होता है। नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या है, नोबेल प्राइज़ के अराउंड क्या कंट्रोवर्सीज हैं, इसमें जेविश इन्फ्लुएंस क्या है और इस अवार्ड को या ऐसे किसी भी वेस्टर्न अवार्ड्स को मुसलमानों को किस लेंस से देखनी चाहिए। आइए आज इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। Let's take a moment and talk about the Nobel Peace Prize. I accept the Nobel Prize for Peace. How do you go from winning the Nobel Peace Prize to being blamed for a humanitarian crisis all in just months? The White House openly demanded a Nobel Peace Prize for Donald Trump. The United Nations World Food Program is the winner of this year's Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Prize gets so much attention every October. सबसे पहले शुरू करते हैं। 10 सितंबर 1901 स्टॉकहोम स्वीडन में एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। प्राइज का नाम था नोबेल प्राइज। होस्ट थी नोबेल फाउंडेशन। नोबेल प्राइज और नोबेल फाउंडेशन में नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। इस इन्वेंशन ने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। डायनामाइट असल में एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ था। इस इन्वेंशन ने न सिर्फ अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया बल्कि दुनिया भर में उन्हें बहुत शोहरत मिली। अल्फ्रेड नोबेल ने 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सप्लोजिव बनाने वाले लगभग 90 फैक्ट्रीज सेटअप की। उनके पास 355 अलग अलग एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स के पेटेंट थे जिसमें डायनामाइट सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। डायनामाइट का यूज़ जहां एक तरफ इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जंगों में इन एक्सप्लोजिव को यूज़ करके मासूम लोगों को बेमौत मारा जा रहा था। इन्हीं खून खराबों की वजह से अल्फ्रेड नोबेल को मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहा जाने लगा। हुआ यूं कि 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मौत हो गई। एक लोकल फ्रेंच न्यूज़पेपर ने गलती से लुडविग को अल्फ्रेड नोबेल समझा और अल्फ्रेड नोबेल के डेथ की खबर पब्लिश की, जिसका टाइटल ये दिया, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। इसमें अल्फ्रेड नोबेल पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो लोगों को मारने के नए नए तरीके इन्वेंट करके अमीर हुए हैं। ये खबर पढ़ के अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज़्यादा शौक लगा और वो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें इसके लिए सोचने लगा। He was disappointed. This may have influenced him in setting up the Nobel Peace Prize. उसने बहुत गौर खोज करने के बाद एक वसीयत लिखवाई जिसमें उसने अपने जायदाद का 94% हिस्सा नोबेल प्राइज़ फाउंडेशन बना करके उसके नाम कर दिया। फाउंडेशन ने प्राइज़ के लिए 5 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। 67 ईयर्स के बाद इकोनॉमिक्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी अब नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा। Basic trademark of Nobel is the extraordinary, the excellent standard.
अल्फ्रेड नोबेल का आइडिया ये था कि गुजरे हुए साल में whoever have conferred the greatest benefit to humankind, मतलब गुजरे हुए साल में जिसने भी इंसानियत के भलाई के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, नोबेल कमेटी मेंबर्स, साइंटिस्ट और नोबेल ल्यूराइट्स ही नोबेल प्राइज के लिए कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकते हैं। We just go through the nomination list and have some general discussions on what the world looks like, what kind of issues that we might want to address in the year's prize, and it is in a sense a political decision. It is very much how the committee presents the winner, the reasons we give. प्राइज कैसे मिलेगा ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट ही तय करती है। ये प्रोसेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल और सेक्रेटिव रखा जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर इसमें कुछ बहुत भद्दा गंदा इशू है। We Europeans control the Nobel Peace Prize. साइंटिस्ट जैन सी बायरो ने अपने रिसर्च में जे बायस के बारे में लिखा है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि 22% जेविश इंडिविजुअल्स को नोबेल प्राइज मिला है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 2% बनती है। मतलब दूसरे कम्युनिटी के कंपैरिजन में जेविश कम्युनिटी मेंबर्स को 137 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसी को जैन सी बायरो ने जेविश बायस कहा है। कहते हैं कि अमेरिका में ज्यूस लॉबी पहले से ही बहुत स्ट्रांग थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बड़ी तादाद में ज्यूस का अमेरिका में माइग्रेशन हुआ, जहां अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस जेविश लॉबी के इन्फ्लुएंस में आकर के ज्यूस को हाई लेवल रिसर्च पोजीशंस, फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया। रिजल्ट ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट के एलीट यूनिवर्सिटीज़ में टॉप पोजीशंस पर बहुत से ज्यूइश इंटेलेक्चुअल्स आ गए। स्टैट्स के अकॉर्डिंग हार्वर्ड की 25% फैकल्टी जेविश है। आईवी लीग कॉलेजेस में भी करीब 20 से 30% प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप जेविश की है। My name is Shabbos Kestenbaum. I am a proud Orthodox Jew. And as of 5 months ago, I am the proud plaintiff suing Harvard University for its failure to combat anti-Semitism. यहाँ तक के टॉप एकेडमिक जर्नल्स के बहुत से एडिटर जेविश हैं। इसी वजह से जेविश इंटेलेक्चुअल्स के काम को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। उनका काम, ओपिनियन, रिसर्च टॉप जर्नल्स में आसानी से पब्लिश हो जाता है। उन्हें आसानी से मेन स्ट्रीम मीडिया में खूब अट्रैक्शन भी मिलता है, क्योंकि पीछे एक स्ट्रॉन्ग ज्यूस लॉबी है। ये लॉबी नोबेल प्राइज़ तो क्या, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल का गाज़ा में बदतरीन जेनोसाइड देख सकते हैं। उसके बाद भी अमेरिका इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करता है। Israel great again, and we're going to make America great again. We're going to make them both great again, greater than ever before. As long as I'm a United States Senator, I will do everything in my power to ensure broad and bipartisan support for Israel's security. Together, let's defend the shared values that already make America and Israel great. Let us do the hard work necessary to keep building our friendship. My leading Republican opponent has promised that he, as president, would be neutral between Israel and the Palestinians. Well, let me be very, very clear. As president, I will not be neutral. America will stand unapologetically with the nation of Israel. वैसे तो कहने को नोबेल प्राइज का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सेक्रेटिव है, मगर थोड़ी सी स्टडी से हमें यह आसानी से समझ में आ जाता है कि नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे साइंटिस्ट जो सेकुलर और वेस्टर्न अलाइंड वैल्यूज में फिट होते हैं उन्हें ही सिलेक्ट किया जाता है। साल 2000 का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में शुमार होती है। इस प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुली इंसान के पूरे डीएनए को डिकोड कर लिया था। इसमें 5 की साइंटिस्ट शामिल थे:
क्रेग, वेंटर, फ्रांसिक, कॉलिंग और सल्स्टॉन। 2002 में इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को नोबेल प्राइज देने के बजाय सिडनी ब्रेनर और रॉबर्ट हॉर्विट्ज को एक वर्म की रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। इसकी वजह यह थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट एक प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर थे। उनकी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक्स में जान पहचान कम थी। कॉलिन एक स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे जो सेकुलर मोल्ड में फिट नहीं होते थे, जबकि ब्रेनर और हॉर्विट्ज, जिन्हें असल में नोबेल प्राइज दिया गया था, वो दोनों ही ज्यूस थे और सेकुलर लिबरल वेस्टर्न थॉट को रिप्रेजेंट भी करते थे। वेस्टर्न थॉट से अलाइन करना या ना करना ये तो है ही। इन अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी तब और ज़्यादा ख़त्म हो जाती है जब ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो उस फील्ड और वर्ल्ड पीस के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जैसे 1973 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को वियतनाम वॉर में सीज फायर कराने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। आयरनी यह है कि इस वॉर को एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखने में हेनरी किसिंजर का भी बहुत ज्यादा हाथ था। An activist from the anti-war group Code Pink attempted to perform a citizen's arrest of former Secretary of State Henry Kissinger. इनफैक्ट 1973 तक वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड वॉर क्रिमिनल थे, जहां उन्होंने मार्च 1969 में यूएस एयरफोर्स को वियतनाम की नेबरिंग कंट्री कंबोडिया पर कारपेट बॉम्बिंग करने का ऑर्डर दिया था, जिसके वजह से 1 लाख कंबोडियन बेमौत मारे गए थे। President Nixon and Mr. Kissinger unleashed 100,000 tons of bombs, the equivalent of 5 Hiroshimas. The bombing was their personal decision. Illegally and secretly, they bombed Cambodia, a neutral country, back to the Stone Age. 1991 में म्यांमार की आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, जबकि उसके प्रेसिडेंटशिप में रोहिंग्या मुसलमानों का ऐसा बदतरीन कत्लेआम हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने उन्हें मोस्ट प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी ऑन द अर्थ डिक्लेयर किया था। एक्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया, जबकि ओबामा के खुद के टेन्योर में अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री ऑपरेशंस चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं। ओबामा ने 563 ड्रोन स्ट्राइक्स अप्रूव किए थे, जिनका निशाना पाकिस्तान, सोमालिया और यमन के हज़ारों मुसलमान बनाए गए थे। सिर्फ 2016 में ही रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 कंट्रीज़ पर 26,171 बॉम्ब्स गिराए थे। नोबेल प्राइज के क्रेडिबिलिटी का लेवल यह है कि खुद ओबामा इस बात को कबूल करते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है। I did get the Nobel Peace Prize. Oh really? What was that for? To be honest, I still don't know. Okay, good. All right. बेसिकली ये और ऐसे अवार्ड्स और प्राइजेस का अपना एक एजेंडा होता है। वो आपको ये अवार्ड्स इसीलिए देते हैं कि उनके एजेंडे को आप सर्व करें, उनके पपेट की तरह आप रहें और काम करें। 1994 में पीएलओ लीडर यासिर अराफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़क रबिन को ओस्लो अकॉर्ड के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। यासिर अराफात ने एक जेविश एजेंडा को सर्व किया तो उन्हें एक अवार्ड मिला। यहाँ ये ज़रूर याद रखें कि ओस्लो अकॉर्ड में पैलेस्टीनियंस के फेवर में जो भी बात थी उसमें से किसी पे भी अमल नहीं किया गया। इनफैक्ट इजरायली सेटलर मूवमेंट और एग्रेसिव हुआ और पैलेस्टीनियन टेरिटरी सिकुड़ती चली गई। كل الاستراتيجية الإسرائيلية تتمحور حول هاتين النقطتين: زيادة في الاستيطان واستثناء في العنصر السكاني. A period which Israel had intensively and effectively used in order to over triple the number of Israeli settlers in the West Bank and to change completely, irreversibly, the West Bank landscape. मलाला यूसुफजई को 2014 में चिल्ड्रन एंड वीमेन राइट एक्टिविज्म के लिए नोबेल पीस प्राइज़ मिला। उन्हें सिर्फ 17 साल के एज में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आज गाज़ा में बदतरीन जेनोसाइड हो रहा है, बच्चे औरतें बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, मगर वो यूके में बिल्कुल खामोश हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद ये कहा जा सकता है कि नोबेल प्राइज़ बेसिकली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अवार्ड है जो वेस्टर्न सेकुलर या जेविश एजेंडा को सर्व करने के लिए या उनके नैरेटिव को पुश करने के लिए दिया जाता है, जिसमें न सिर्फ हेनरी किसिंजर, बराक ओबामा, आंग सान सू की जैसे वॉर क्रिमिनल्स की
पर्सनालिटी वाइट वॉश की जाती है, बल्कि यासिर अराफात जैसे नोबेल प्राइज विनर्स से इजरायली इलीगल ऑक्यूपेशन को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है। What kind of issues that we might want to address in the year's prize, and it is in a sense a political decision. अगर बात मुस्लिम वर्ल्ड की हो तो उन्हें सिर्फ 2% नोबेल प्राइज़ मिला है, जो मुसलमानों के लिए मेरी समझ से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये या ऐसे अवार्ड्स वेस्टर्न सेकुलर लिबरल वैल्यूज़ या जेविश फेवर या एंटी इस्लामिक बिहेवियर की डिमांड करता है, जिसमें एक अच्छा मुसलमान तो कभी भी फिट नहीं हो सकता। यासिर अराफात का जेविश फेवर, फिर मलाला यूसुफजई का वेस्टर्न नैरेटिव को प्रमोट करना, फिर ईरान की शेरिन इबादी को नोबेल प्राइज़ मिलना क्योंकि वह सेकुलर गवर्नेंस और इस्लाम के लिबरल इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करती हो, फिर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का न सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ का प्रमोशन बल्कि कैपिटलिस्ट बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने से लेकर के बांग्लादेश अपराइजिंग के बाद यूनाइटेड स्टेट के एजेंडा को सर्व करना, सब कुछ शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि एज अ मुस्लिम क्या इस तरह के अवार्ड्स और रिकॉग्निशन को हमें चेस करनी चाहिए, या ऐसे अवार्ड्स पर क्या मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए। इन अवार्ड्स की असलियत अब हमारे सामने है कि कैसे ये वॉर क्रिमिनल्स, जेनोसाइड एनेबलर्स, वेस्टर्न वैल्यूज़ और जीव्स इंटरेस्ट को सर्व करने वाले लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, जहां अवार्ड का मकसद ही इस्लाम को सेकुलराइज करना हो, जहां अखलाकियात, मोरालिटी, इंसानियत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं हो। ऐसा कोई भी अवार्ड को मैं नहीं समझता कि उस पर मुसलमानों को खुश होना चाहिए, बल्कि ऐसा कोई अवार्ड अगर किसी मुसलमान को मिलता है तो समझना चाहिए कि वो ज़रूर कोई गैर इस्लामी काम कर रहा होगा जिसका दुनिया में बज़ाहिर इनाम मिल रहा है। अल्लाह हिफाजत करे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।